कोई बता सकता है? जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? मुद्रास्फीति को मापने का एक तरीका और दो तरीके से निकाला जाता है, एक रियल प्राइस पे और एक नॉमिनल प्राइस। बताए कि रियल प्राइस क्या होता है, नॉमिनल प्राइस क्या होता है? बता सकता है? रियल प्राइस क्या होता है, नॉमिनल प्राइस क्या होता है? रियल प्राइस किस पे कंसीडर किया जाता है, नॉमिनल प्राइस? आधार पर सुने थे नहीं? और मैंने एक और चीज बताया था कि अगर कोई वस्तु रियल प्राइस में निकालने का है, इसको आधार वर्ष 2011-12 से कंसीडर करते हैं। किससे करते हैं? 2011-12 से। लेकिन जो उस टाइम वो वस्तु था उसी का आप रियल प्राइस निकाल सकते हैं, लेकिन जो वस्तु वर्तमान में नहीं है, उस टाइम नहीं रखा उस बास्केट में, तो उसका प्राइस कैसे निकालेंगे? रिवीजन नहीं किया है? बताइए, रिवीजन नहीं किया? रिवीजन नहीं किया है? अच्छा चलो सिंपल चीज बता दो। NNP क्या था? NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? NNP आप लोगों की क्लास में कब तक चलेगी? सर ने तो कहा कि कब तक चलेगी? हाँ तो सारे लोगों का आखिरी हम लोगों की बताइए। मेरा हाँ ये तो बात है। NNP बताइए कैसे, क्या NNP कैसे निकालते हैं? एक शब्द में मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। एक शब्द मैंने बताया, एक शब्द ये अब आप पूरा एक्सप्लेन करो। सही बता रहे हैं, गलत नहीं बता रहे, गलत नहीं बता रहे। क्या? मूल्यह्रास। हाँ एकदम सही। मूल्यह्रास क्या है? मूल्यह्रास। मूल्यह्रास जो होता है उससे निकाला जाता है। ठीक है, देखिए कितना याद है। जितना टॉपिक का टेंशन ना लो, टॉपिक आज और कल में जो भी चैप्टर चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो भी चैप्टर चल रहा है आज और कल में कंप्लीट हो जाएगा। जरा बताइए अब स्थिति क्या है? अब स्थिति कौन बता सकता है? और स्थिति क्या है? अच्छा ये बताइए और क्या है? मैंने बताया और स्थिति। अब मुद्रा स्थिति क्या था? मान लो स्थिति क्या था? इन्फ्लेशन। मुद्रा स्थिति जब मार्केट में मांग ज़्यादा हो तो सप्लाई कम हो। हाँ एक चीज़ और बताओ, एक विंडफॉल मैंने बताया, क्या बताया था? विंडफॉल। कौन बता सकता है इसको? विंडफॉल क्या होता है? हाँ सर ये कंपनियों पर लगता है और अचानक लाभ होने पर लगता है। एकदम सही। जैसे कोई एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल विंडफॉल बताइए। विंडफॉल ये दोनों लोग कहाँ गए? बैठ सकते क्या बताइए विंडफॉल क्या है? उस दिन आई थी आप? विंडफॉल हाँ
ये भी नहीं पता। आई ये थी याद मुझे, बताओ बाई डिफॉल्ट क्या है। ये सिंपल तरीका है, बता दूं मैं आई हूँ। हथौड़ी लेके दांत तोड़ देते जो हंसे इसमें। बताओ बाई डिफॉल्ट क्या है। वैसे आपने सही बताया, मैं एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ। ये बात ये बता चुकी है, एग्जाम्पल बताइए बस। हाँ पेट्रोलियम, और वो क्यों आया था, बाई डिफॉल्ट का कॉन्सेप्ट क्यों आया, मैंने ये भी बताया था। सर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद। हाँ रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद आया बाई डिफॉल्ट, ठीक है। अच्छा चलिए बताइए प्राथमिक घाटा क्या होता है, बताया था प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा ये दोनों लोग कहाँ हैं? सर इसमें वो कौन कहा बैठा था है? पलक और अच्छा पूर्ण पुराने थे। हाँ। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा अच्छा होता है, राजकोषीय घाटा होता है। नोट्स बनाइए इतना अच्छे से। अच्छा नोट्स कितना पेज का हो गया हो, कितने पेज का हो गया, कितना है लगभग, कितना नोट्स हो, कितना ही मैंने लिखा है लगभग आपका मेन कंप्लीट हो गया। राजकोषीय घाटा है सर आय और व्यय के बीच का अंतर। उनसे ज़्यादा चलिए कल एक चीज़ मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं उसको छोड़ने के विचार में था, लेकिन इसको इसके लिए अलग से 1.5 पेज चाहिए, क्योंकि ये पिछले वाले टॉपिक का हिस्सा है राजकोषीय का, ठीक है। तो कहीं से या तो पहले से लिख लीजिए, उसको ले जाके वहाँ पे स्टेपलर कर दीजिएगा, क्यों हाँ राजकोषीय का ही टॉपिक है जो मैंने कल बताया था ना, SE क्या बताया था, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हाँ ये राजकोषीय का टॉपिक है, थोड़ा इसको मैं कल सोचा कि ना लिखवाएं, लेकिन ये मेंस में क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, मेंस में क्वेश्चन बना हुआ है। क्या आप लोगों फिर से हो गया रजिस्टर? ये बार एडमिशन का प्रोसेस बहुत टफ है, पता है कि नहीं? इंटरव्यू देने के लिए तैयार रहिएगा, पता चले इतना पढ़ने के बाद अगर वहाँ GDP और GST का अंतर न बता पाए तो फिर क्या होगा, या फिर इंटरव्यू होगा इस बार देखिए आप लोगों के बीच कौन आता है कौन पढ़ाता है, बताइए। कल मैंने बताया था ये आया था कितने 2005 में, ये प्रस्ताव आया था प्रस्ताव आया, लागू कब हुआ 2006 लागू हुआ। इसका लाभ क्या है, क्या कह सकते हैं, ये क्या है, क्या है, क्या है स्पेशल इकोनॉमी जोन क्या है। हाँ ये मैंने थोड़ा एक पॉइंट बताया था, इसमें और भी बहुत पॉइंट है। कोई भी इकोनॉमी जोन या स्पेशल इकोनॉमी जोन स्थापित करने के लिए जो भी मेन फाउंडर होता है, मान लो ऐसे कोई इकोनॉमी जोन है, ठीक है, ये जोन है, वैसे भारत में बहुत सारे इकोनॉमी जोन है। सबसे पहला इकोनॉमी जोन 1965 में कांडला पता ही नहीं, कांडला कहाँ है, कौन बता सकता है? कांडला मथुरा, कौन बोला? मध्य प्रदेश है और कोई? जम्मू कश्मीर है और कोई? हाँ और कोई? सर गुजरात में शायद, गुजरात कहाँ पढ़े थे बताओ? सर बताइए मैंने तो आपने सही।
नहीं सही, एक बार मैंने न्यूज़ में पढ़ा था। देखिए दिमाग होता है, ये मेहनत करती बहुत, और दिमाग जब भी आप कुछ सुनिए ना तो दिमाग खुले रखिए। इन्होंने एक बार न्यूज़ में सुना था कांडला, और ये हमेशा से ही न्यूज़ में रहता है। मोदी जी का इस पर बहुत फोकस रहता है। तो पहला इकोनॉमी जोन कौन बनाया गया था? स्पेशल इकोनॉमी जोन 1965 में कांडला। ये जो जोन था ना, इस जोन के बारे में समझिए। इस जोन में जो भी व्यापार होता, जो भी प्रोडक्शन होता, या जो भी मशीनरी लगाया जाता, 15 साल तक, कितना 15 साल तक उसको छूट मिलता। 15 साल में 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 5 साल समझिएगा, 5 साल उसको टोटल छूट मिलता है। कोई भी चीज़ वहाँ पे मंगाएगा या कोई भी उत्पादन करेगा या बिजली उत्पादन करेगा या मशीन लगाएगा, 15 साल तक उसको उस पर कोई टैक्स या जीएसटी नहीं देना। कोई टैक्स, सॉरी 5 साल तक कोई टैक्स और जीएसटी नहीं देना। लेकिन अगले 5 साल के बाद 10 साल क्या है, उसको 50% देना होगा। कितना देना होगा? 50%। इस एरिया में जो भी प्रोडक्शन होगा, सरकार इस पर फोकस क्यों करता है? स्पेशल इकोनॉमी जोन के लिए फोकस क्यों करता है? इसके पीछे सरकार का कुछ मंशा रहा होगा, तभी तो फोकस किया, तभी तो इन लोगों को फ्री में दिया सारी चीज़ें। जैसे कि उत्तर प्रदेश में मैंने पढ़ाया था, अगर आप एक एरिया में उद्योग लगाते हैं तो आपको सब्सिडी छूट दी जाती है, मतलब स्टाम्प ड्यूटी फ्री में रहता है। कौन सा जोन था, कौन सा एरिया था? पढ़े थे सारे लोग। किस एरिया में व्यापार लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आपको जो है काफ़ी सारा रियायत दिया जाता है? सर बुंदेलखंड रीजन, ठीक है। ऐसे ही जो ये इकोनॉमी जोन है उत्तर प्रदेश में एक है, जानते हो कौन सा? उत्तर प्रदेश में कौन बता सकता है इकोनॉमी जोन जो है? स्पेशल इकोनॉमी जोन नोएडा वाला एरिया जो नहीं है, नोएडा वाला एरिया, नोएडा वाले एरिया को किस लिए डेवलप किया गया? नोएडा वाले एरिया को किस लिए डेवलप किया गया? बताइए, नोएडा वाले एरिया को किस लिए डेवलप किया गया? इलेक्ट्रॉनिक हब या सॉफ्टवेयर के लिए, दोनों चीज़ें। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक हब और सॉफ्टवेयर के लिए। ये इकोनॉमी जोन जो होता है, यहाँ पे सरकार बहुत सारी मात्रा में रियायत देती है। क्या देती है? रियायत देती है। मतलब वहाँ पे जीएसटी, टैक्स, इन सब सारी चीज़ों को छूट देता है। छूट क्यों देता है? सरकार का भी कुछ फायदा होना चाहिए। छूट क्यों देता है? क्योंकि सरकार इस पर कंडीशन लगाता है, या कह सकते हैं सरकार का कंडीशन होता है कि जो भी आप प्रोडक्शन करेंगे, जो भी आप उत्पादन करेंगे, इस एरिया में जो भी उत्पादन करेंगे, वह आपको अपने देश में, मतलब घरेलू मार्केट में ना बेच के आपको कहाँ भेजना है? बाहर। कहाँ भेजना है? बाहर। अब आप सोचिए, ये बाहर भेजने के पीछे सरकार का क्या लाभ होने वाला है? बाहर जब भेजेंगे तो क्या आएगा? फॉरेक्स आएगा, मतलब फॉरेन करेंसी आएगा। क्या आएगा? डॉलर आएगा, यूरो आएगा, जो भी आएगा वो भारत सरकार के फॉरेक्स रिजर्व में काम करेगा। बात समझ में आ रहा है? किसमें काम करेगा? लिंक कर पा रहे हो नहीं? इकोनॉमी जोन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि इकोनॉमी जोन क्या है। तो इकोनॉमी जोन, स्पेशल इकोनॉमी जोन एक ऐसा जोन होता है कि जहाँ पे किसी विशेष उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। किसी विशेष उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं प्रोडक्शन। जैसे उत्तर प्रदेश में नोएडा वाला एरिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर के लिए उसको क्या किया गया है? उसको जो है फोकस किया गया है। और उस एरिया में, अच्छा ये बात बताओ, जो सैमसंग कंपनी है वो कहाँ पे लगा है? सैमसंग उत्तर प्रदेश में किस जगह उसकी कंपनी? हाँ देखो, नोएडा बता दिए। आप लोग इतने सदमे में आ गए क्यों? सदमे में आने क्या बात है? तो उत्तर प्रदेश का जो इकोनॉमी जोन है, इकोनॉमी जोन, स्पेशल इकोनॉमी जोन, वो क्या है? नोएडा वाला एरिया है, ठीक है। सरकार वहाँ काफ़ी मात्रा में जो है रियायत देता है, और वहाँ से जो भी प्रोडक्शन होता है उसका सबसे पहले एक कंडीशन होता है कि ज़्यादा आप चीज़ें क्या करेंगे? बाहरी क्षेत्र में आप भेजेंगे, अपने देश से बाहर भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? अपने देश से बाहर भेजेंगे बेचने के लिए। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, व्यापार घाटा, व्यापार घाटा पता है क्या होता है? मैंने बताया था, नहीं समझ लीजिए व्यापार घाटा क्या होता है। व्यापार घाटा
देखिए, व्यापार घाटा वो होता है जब आप अपने देश से ज़्यादा किसी दूसरे देश में अपने यहाँ मंगा रहे हैं। आप अपने देश से किसी दूसरे देश में कितना भेज रहे हैं? मान लो 1000 करोड़ रुपए का उत्पादक दूसरे देश में भेज रहे हैं। समझिएगा, व्यापार घाटा क्या होता है? आप जो है अपने यहाँ से दूसरे देश में कितने का भेज रहे हैं? 1000 करोड़ रुपए का, ठीक है। लेकिन बदले में आप अपने यहाँ मंगा कितने रहे हैं? 2000 करोड़। कितने का? 2000 करोड़ का। अब ये जो है इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? इन दोनों के बीच का अंतर 1000। कितना हुआ? 1000 आया ना? यही व्यापार घाटा होता है। बात समझ में आएगी? जो आप अपने यहाँ से दूसरे देश भेजते हैं, जो दूसरे यहाँ से आप अपने यहाँ मंगाते हैं, जो दोनों के बीच का अंतर होता है उसी को क्या बोलते हैं? व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट। बात समझ में आ रहा है? तो इसके पीछे कारण क्या है? ये व्यापार घाटे को कम करता है। कौन कम करता है व्यापार घाटे को? ESEZ। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोगों के हाव भाव से लग रहा है कुछ ऊपर ऊपर उड़ रहा है, कुछ ऊपर ऊपर उड़ रहा है। तीनों चारों लोग बताइए, आपको समझ में आ रहा है? चेहरा उतरा हुआ है? मौका टाइम बहुत अब तो सारा चीज खत्म हो गया। इस वजह से नहीं समझ पाता, इतना मैं चिल्ला के आराम से समझाता हूँ। पानी तो मैं भी यहाँ क्लास में आज तक रिकॉर्ड है, यहाँ जितने दिन से मैं क्लास ले रहा हूँ किसी दिन बिना खाना, मतलब खाना खा के नहीं है, ये जान लो। मैं सुबह से सिर्फ 1 कप चाय पिया हूँ, सिर्फ 1 कप चाय, और मुझे नमकीन ज़्यादा पसंद नहीं। सोच लो कितने एनर्जी के साथ बोल रहे हैं। मेरे चेहरे पर कोई शिकन दिख रहा है? एकदम मुजराए हो गया आप लोग। और एक बात मैं और बता दूँ, यहाँ आने के पहले भी मैं पढ़ता रहता हूँ। मैं सुबह जो है, आप लोग जितना पढ़ते हो उससे कम नहीं मैं पढ़ता। मैं सुबह जो है 5:30-6 बजे उठ जाता हूँ, उसके बाद नहा वहा के फिर पढ़ना शुरू, और लगातार मैं यहाँ आते तक पढ़ता हूँ। लिखते हैं, पढ़ते हैं, दोनों करते हैं। अब सोच लो, यहाँ आते आंसर राइटिंग भी करते हैं, यहाँ आते समय तक मैं पढ़ता रहता हूँ। चेहरे पे मेरे कोई शिकन दिखता है आपको? क्यों? आप लोग मुझराए रहते हो, एकदम लगता है कि जैसे शरीर में जान ही नहीं है, जान ही नहीं है। 2 दिन और मुस्कुरा लीजिए, फिर नहीं काहे रोना है भाई? रोना क्यों नहीं? रोने के लिए जीवन थोड़ी। पार्टी तो अब पता नहीं क्या चलिए। कल मेरी मॉर्निंग क्लास है, क्लास यही टाइम है। फिर से सुनिए, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ सारी चीज़ें। देखिए टाइम है, इसलिए कोई हड़बड़ाहट नहीं। आज कल में टॉपिक खत्म हो गया, ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन समझाना जरूरी है। फिर से समझिए, ये सेल्स क्या होता है? एक मतलब ये कह सकते हैं एक स्पेशल जोन होता है। क्या होता है? स्पेशल जोन मतलब एक स्पेशल क्षेत्र होता है, ठीक है। मैं और एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके गांव में, सबके गांव में बाजार लगता होगा, बाजार लगता है सबके गांव में, और वो बाजार एक स्पेशल क्षेत्र में लगता है। कहाँ लगता है? एक विशेष क्षेत्र में लगता है, लेकिन वहाँ पे आपको सारी वस्तुएं मिलती हैं, सब्जी से लेकर सामान तक। बस वहाँ पे एक ही चीज़ आता है कि वहाँ आपको टैक्स देना पड़ता है, बस यहाँ पे टैक्स नहीं देना। दोनों में यही है। अब इतने, इससे ज़्यादा आसान और क्या समझा सकते? दोनों में बस इतना अंतर है कि जो स्पेशल इकोनॉमी जोन होता है वहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। टैक्स इसलिए नहीं देना पड़ता, सरकार आपको प्रमोट करता है कि आप वहाँ पे अपना उत्पादक, अपना कंपनी लगाएं, उद्योग लगाएं, जिससे प्रोडक्शन करें। प्रोडक्शन करने के बाद कंडीशन बस एक होता है कि जो भी आप उत्पादन करेंगे वो आपकी घरेलू मार्केट में नहीं है। बात समझ में आ रही है? कंडीशन बस इतना है कि जो भी आप उत्पादन करेंगे वो आपके घरेलू मार्केट, मतलब आपके यहाँ, जैसे और समझिएगा, कोई भी दुकानदार जो होता है, ठीक है, जो कोई दुकान लगाता है, तो क्या आपने यहाँ सारा चाय पी लेता है? अगर ऐसे पीना शुरू करते तब तो उसका दुकान चल चुका। थोड़ी सी कहानी बताएं, हमारे पर्दार हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो इस दुनिया में है, एग्जिस्ट करते हैं। तो हुआ क्या कि वो जो है अपना एक दुकान खोले, ठीक है, दुकान खोले, और वो बम्बई क्या नाम है, बंगाल से कमा के आए थे।
इंजीनियर पोस्ट पे थे, बाबा लगते हैं पटदार में, इंजीनियर पोस्ट पे थे, पैसा वैसा लेके आए थे। और पैसा उस टाइम मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, उस टाइम उनको 3-4 लाख के आसपास मिला था, 4 लाख से ज़्यादा ही था। वो एक गाड़ी खरीदे पहले एम्बेसडर, और वो भी खटारा गाड़ी थी। वो खटारा गाड़ी थी, उसको लेके पहले उसको खूब बनवाए, और दुर्भाग्य से हमारे बीच वाली बुआ की शादी थी, और उसमें वो एम्बेसडर को जो है कहा गया कि इनको चलना है। और भाई सुनिए, वो गए, हम लोग रात में जो है एम्बेसडर घुस गए, अब स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, सारे लोग धक्का मार के उसको किसी तरीके से स्टार्ट किए और जगह तक पहुँचा, क्योंकि इतना अच्छा बना दिए थे वो, लग रहा था कि हो जाए। तो कहानी मेरा अब आगे बढ़ता है। तो आए तो गाँव में अपने एक बढ़िया सा जनरल स्टोर खुलवाए, और एक नाम नहीं लेंगे, हो सकता है कभी रिवील हो जाए ये वीडियो। तो एक चाचा हुआ करते थे, हैं अभी भी, तो वो चाचा दुकान पर बैठते थे। उनका मतलब हमारे सगे चाचा नहीं है, उनका दिन भर का कम से कम 10 गुटके का खर्चा खुद का था, 10 से 15 गुटका उस टाइम खाते थे, ठीक है। और उसके बाद जो एक आध दो लोग और आ जाए उनको खिला देते थे। घर वाले, घर पे क्या है, चाय बनना है उसी दुकान से चीनी जाना है, मसाला सब्जी बनना उसी दुकान से जाएगा। अब बताओ वो क्या दुकान ग्रोथ करेगा? आप सोचिए, यही चीज़ बना कि जब पता चले कि आप सारा चीज़ अपने ही अंदर भेज रहे हो, तो क्या उसका कोई लाभ मिलेगा? स्पेशल इकोनॉमी जोन में समझ में आया कि नहीं? इसका एक ही पर्पज़ होता है कि आप जो भी पैसा बाहर से, आप भारी मात्रा में पैसा इकट्ठा करें। बाहर से कोई दुकान खोलता है, अपने यहाँ दुकान मतलब बाहर, उसका एक ही पर्पज़ होता है कि लोग हमारे दुकान पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए और पैसा मुझे ज़्यादा से क्या हुआ, दोनों लोग क्यों शेयर है। कुछ तो विशेष बात है, हंसी ऐसे नहीं आती, हंसी का 2 कारण होता है। हाँ, तो उनका दुकान चलता है बढ़िया? नहीं, उसके पीछे सुनिए, वो अपने प्रॉफिट में से ले आते हो। जैसे भाई उनको कहीं न कहीं से तो परचेज करना ही पड़ेगा। चाय पीना है तो चाहे अपने दुकान से ले चीनी, चाहे दूसरे के दुकान से ले, चीनी तो खरीदना ही पड़ेगा। अब ये नहीं कि पता चले 10 किलो चीनी लाए हैं तो 8 किलो अपने घर पर भिजवा दो, तब तो चल चुका दुकान पर, चलेगा दुकान, तब तो दुकान चल चुका। फिर उसके बाद 2-4 महीने बाद दुकान में ताला लग जाएगा, ताला लग जाएगा और फिर उसके बाद खत्म कर देंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें एक कंडीशन होता है। अब आते हैं टॉपिक, इसमें एक कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है कि जो भी आप उत्पादन करेंगे अपने देश से बाहर भेजें, जिससे आप क्या करें, फॉरेक्स, अपने यहाँ फॉरेन कंट्री का पैसा, डॉलर यूरो जो भी है, बाहरी मुद्रा अपने यहाँ मंगा पाए। बस एक ही पर्पज होता है। बात समझ में आई? और एक चीज़ और, ये जो इकोनॉमी जोन होता है, यहाँ एक सिंगल व्यापार भी हो सकता है और मल्टीपल व्यापार, मतलब यहाँ किसी एक कंपनी को भी पूरा लगाया जा सकता है। जैसे मान लो किसी, अब इस क्लास में सारे लोग यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, क्या सारे लोग यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं। इस क्लास में तो कंडीशन है कि इस क्लास में एसएससी वाला नहीं बैठ सकता, बैठ सकता है इकोनॉमिक्स के टॉपिक में, क्योंकि वो कॉमन टॉपिक है, वहाँ भी आता है। तो इसमें कंडीशन ये नहीं रहता, यहाँ पे एक स्पेशल कोई एक कंपनी भी लगाया जा सकता है या बहुत सारी भी कंपनियां लगा सकती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाए। बात समझ में आया? कितनी बात है, कोई दिक्कत है आपको? समझ में आया? ये क्वेश्चन मेंस और प्रीलिम्स दोनों में बना हुआ है, इसीलिए मुझे लगा कि थोड़ा लिखवा इसके बारे में बता दें। लिखिए जरा इसको, लिखिए क्या हुआ, लिखिए सेज, SEZ, ऐसे विशिष्ट क्षेत्र होते हैं। एक बात मैं फिर से बता दूं, ध्यान दीजिएगा, इसको उसी में मत डाल दीजिएगा, ये अलग से टॉपिक है, राजकोषी का है और 1.5 पेज लगेगा। फिर ले जाके इस टॉपिक को वहीं पे लगाइएगा जहाँ शुरू किए थे कल, जहाँ क्लास एंड हुआ था, वहाँ मत लिखिएगा। समझ में आया? कल आप लोग बैठ से 2 दिन क्लास क्या जीवन में कुछ है, काम रहा होगा तभी तो बोला ना। चलिए, अच्छा, यहाँ से जाने के बाद एक चीज़ मुझे लगता है कि यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, गर्मी कम है।
रात में एकदम ठंडा लगने लगता है। ये बात है इस जगह का। कुछ भी हो, यहाँ मानसून बहुत अच्छे हैं, मतलब क्लाइमेट बहुत प्यारा है। यहाँ इतनी धूप में मुझे कोई कह रहा है 4 घंटे खड़े हो गए, और इलाहाबाद आप लोग चले जाओ, मैं कह रहा हूँ गारंटी से अगर 15 मिनट खड़े हो तो पक्का चक्कर खा के गिर जाओ, इतने तेज धूप होती है। ऐसे लगता है ना कि आग बरस रहा है ऊपर से। अगर कहीं गलती से आपका ऊपर वाला रूम है तो जितना एक हीटर जलाने पे, जितना एक ब्लोअर चलाने पे रूम हीट रहता है, उतना ही हीट रहता है, इतनी गर्मी होती है। यहाँ एक चीज़ फायदा है। अरे अब हम लोग वही है ना कि हम लोग एक जैसे क्या है कि अगर कोई वहाँ पे है, क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है, कौन सा एक एरिया है, ज्योग्राफी पढ़े थे आप लोग, बताइए जल्दी। सबसे ज़्यादा गर्मी, चलो थार के मरुस्थल में वहाँ ज़्यादा, ये गोभी डिजर्ट, वहाँ भी गर्मी ज़्यादा पड़ता है। अब पता चले कोई वहाँ उस एरिया का रहने वाला है तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। मुझे तो यहाँ गर्मी फर्क ही नहीं पड़ता, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ गर्मी कम, मैं ऐसे गर्म प्रदेश से हूँ कि जहाँ चारों तरफ जो है हीटर लगे हुए हैं। नहीं, हमें तो नहीं लगता। मई जून में भी हम एक बार आए थे, जून में शायद। सेज ऐसे विशिष्ट क्षेत्र होते हैं जिनके भीतर देश के सामान्य कानून लागू नहीं होते। हाँ, एक पॉइंट ये भी है, लिख लीजिए इसको, ये पॉइंट मैंने बताना भूल गया था। लागू नहीं होते? हाँ, नहीं होते। सामान्य कर कानून, सामान्य कर लिखिएगा, सामान्य कर कानून मतलब वही टैक्स। सामान्य कर कानून लागू नहीं होते। अच्छा, ये तो बात बताइए, जैसे क्या है कि यहाँ पे जो और एरिया में जो भी टैक्स का नियम चलता है भारत में, लेकिन वह इसके लिए नहीं चलता है। आप लोगों की स्थिति क्या है, कितने बजे चलते हैं ये लोग, और मेहनत करते हैं, सोच लो कितने बजे चलते हो अपने घर से? 6 बजे, सोच लो। और ये लोग जाएंगे कितने बजे, कम से कम घर पहुँचते कितना बज जाता है? 3 है 4, पूरे 10 घंटे। सोच लीजिए 10 घंटे ये लोग संघर्ष करते हैं। 3 बजे पहुँचते हैं। और आप लोग क्या है कि यहाँ 9, साढ़े 9, कितने बजे आते हैं? 9 बजे के पहले नहीं आते? 8:30 बजे सर आते हैं। 8:30 और 2 बजे तक छुट्टी मिल जाता है आपको, उसके बाद भी आप 3 बजे पहुँचते हैं। लिखिए अतः शेष के लिए सामान्य, फिर से सुन लीजिए, सामान्य कर कानून लागू नहीं होते। सामान्य कर कानून लागू नहीं होते। अतः शेष के लिए पृथक कर कानून बनाए जाते हैं। एक अलग कानून, मतलब सेपरेट जिसको बोलते हैं, पृथक कर कानून बनाए जाते हैं। भारत में सेज एक्ट 2005, ये सेज एक्ट 2005, सेज एक्ट 2005 में पास हुआ। ये प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा हुआ, सेज एक्ट आया कब और लागू कब हुआ। सेज एक्ट 2005 में पास हुआ, परंतु यह 2006 में, परंतु यह 2006 में प्रभावी हुआ। इतना लिख लो तो एक बात बताओ सारे, प्रभावी हुआ। बताओ, कंडीशन आपके पास है, ऑप्शन चूज करना है। कल पार्टी लेना है कि नोट्स लेना है? आपके ऊपर है सर। नोट्स ये दिमाग
दोनों नहीं, एक मैंने बताया था, दोनों में एक चूज करना है। और नोट सही रहेगा सर, पर पार्टी तो दो सर। मेजॉरिटी ऑफ क्लास जिसमें वोटिंग करेगा वही इसमें जो है लागू होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जल्दी वोटिंग कर मैंने देना। हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना, और ये आप लोग डिसाइड करें। हैं सर नोट सही पार्टी तो दो सर। सोचने के लिए नहीं, पूरे दिन पढ़े हैं, टाइम है उसका मैक्सिमम 5 से 7 मिनट, डिसाइड कर दो सारे लोगों को नोट्स ना, बस ठीक। तब मुझे मत कहना कि पार्टी नहीं दिया है, नहीं चलिए। मुझसे पार्टी लेने के लिए थोड़ा सा बहुत मशक्कत करना पड़ेगा, पैसा निकलवाना आसान चीज़ नहीं है। 2005 में पास हुआ, ठीक है, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, ऐसा मत समझिए। हाँ मोह माया है, वही चीज़, सच में मोह माया है। 2006 में प्रभावी हुआ। भारत में इस, अब लिखिए, भारत में इस अवस्था को, एक मिनट, भारत में इस अवधारणा को, इस कॉन्सेप्ट को, भारत में इस अवधारणा को चीन से लिया था, चीन से लिया था, चीन से लिया था। पूर्ण इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना एवं विश्व व्यापार में, इसका मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना एवं विश्व व्यापार में भारत के योगदान को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार में भारत के योगदान को बढ़ाना है। सेज में लागू, सेज में लागू कर कानून, सेज SEZ, सेज में लागू कर, टैक्स, कर कानून ऐसे बनाए जाते हैं कि सेज में लागू कर कानून, सेज में लागू कर कानून ऐसे बनाए जाते हैं कि, ऐसे बनाए जाते हैं कि जाते हैं कि वे, ऐसे बनाए जाते हैं कि वे स्वतः भारतीय निर्यात को, भारतीय निर्यातकों को, निर्यात को नहीं, भारतीय निर्यातकों को, भारतीय निर्यातकों को, निर्यातकों को बढ़त दिलाए, बढ़त दिलाए। अगले पैराग्राफ से, बढ़त दिलाए, अगले पैराग्राफ से, ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, बढ़त दिलाए, अगले पैराग्राफ से। इस पूरी व्यवस्था में, इस पूरी व्यवस्था में, इस पूरी व्यवस्था में एक शेष संस्थापक, एक शेष संस्थापक, एक शेष संस्थापक होता है, एक शेष संस्थापक होता है जो कि निजी, जो कि निजी निवेशक या सरकार, जो कि निजी निवेशक या सरकार, जो कि निजी निवेशक या सरकार या फिर निजी सार्वजनिक, या फिर निजी सार्वजनिक, सार्वजनिक भागीदारी,
निजी सार्वजनिक भागीदारी भी हो सकती है। निजी सार्वजनिक भागीदारी भी हो सकती है। पूर्ण भागीदारी भी हो सकती है। संस्थापक की हिस्सेदारी, संस्थापक की हिस्सेदारी, संस्थापक की हिस्सेदारी शेष की, संस्थापक की हिस्सेदारी शेष की स्थापना हेतु, शेष की स्थापना हेतु, शेष की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण करने एवं जल आपूर्ति, करने एवं जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, परिवहन, परिवहन, संचार इत्यादि जैसे, संचार इत्यादि जैसे बुनियादी सुविधाओं को, बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने की, बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने की होगी, प्रदान करने की होगी, होगी। पूर्ण शेष, एक मिनट, संस्थापक शेष को, संस्थापक शेष को, संस्थापक मतलब इस एरिया का कोई एक मालिक होगा, ठीक है। जैसे समझिएगा, कोई क्या करता है, कोई व्यक्ति घर बनवा देता है बहुत बड़ा सा, ठीक है, घर बनवा के फिर उसके बाद रेंट पे दे देता है। या ऐसे समझिएगा, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है और वो क्या बनवाता है, फ्लोर बनवाता है बहुत सारे, उसको क्या बोलते हैं, वो अपार्टमेंट बनवाता है और फिर उसके बाद उसको सेल करता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को पता है कि नहीं, जो अपार्टमेंट में घर लिए जाते हैं, ठीक है, वह क्या पूर्णतः हमेशा के लिए उनका होता है कि या उस पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है? कितने साल? आप एक बात बता दें, ये घर जितने भी होते हैं 99 साल के लिए होते हैं, 99 साल, 99 साल तक उस घर में आपका वर्चस्व होगा। 99 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर से आपको रिन्यू कराना पड़ेगा या तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बिल्डर होता है, जो प्रॉपर्टी का बिल्डर होता है, उस घर की लिमिटेशन मतलब कह सकते हैं कि 100-120 साल तक उसका रहता है कि उसमें आदमी सर्वाइव कर सकता है, रह सकता है। उसके बाद घर के गिरने की संभावना होती है। जैसे ये हमेशा पूरी रहेगा, जहाँ हम लोग नहीं रह सकते थे कि हमेशा रहेगा। पता चले अभी देखिए यहाँ दीवार खड़ रही है, कौन पता है 10 साल बाद बिल्डिंग गिर है, गिर सकता है कि नहीं, गिर ही सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो शेष होता है, इसमें एक संस्थापक होता है और वह पूरे ज़मीन का अपने अंदर लेता है और बहुत सारे लोगों को बिजनेस करने के लिए बुलाता है कि आप अपना अपना कंपनी लगाइए। बात समझ में? जैसे एक और बताएं, जैसे जमशेदपुर में एक रतन टाटा का नाम से ही है, कौन सा है बताओ, कौन बता सकता है? जमशेदपुर, सॉरी जमशेदपुर नहीं, झारखंड, झारखंड में है कि छत्तीसगढ़ में, क्या नाम है उसका, जहाँ पे टाटा स्टील को लगाया गया है? अरे उसका क्या नाम है, कौन बता सकता है? मेरे दिमाग में थोड़ा स्लिप कर रहा है, अभी आता है दिमाग में आ जाएगा, या पढ़ते पढ़ते तो आ ही जाएगा दिमाग में। उसका नाम पूरे टाटा नगर के नाम से फेमस है, पूरे उस नगर को ही बसाया गया है उन्हीं के नाम पर, और पूरी शहर उस इंडस्ट्री को लगाने की वजह से वो पूरी शहर का विकास हुआ था। चलिए अभी आप थोड़ा सा नहीं आ पा रहा। संस्थापक की जिम्मेदारी कहाँ तक हो चुका? संस्थापक शेष को कम से कम
संस्थापक शेष को कम से कम 15 वर्षों तक चलाएगा। संस्थापक शेष को SEZ शेष को 15 वर्षों तक चलाएगा। पूर्ण प्रथम 10 वर्षों में संस्थापक जो भी लाभ बनाएगा उस पर निगम कर या कंपनी टैक्स, कारपोरेशन टैक्स, निगम कर से 7% निगम कर से 7% राहत दी जाएगी। अगले लाइन से शेष की स्थापना के उपरांत संस्थापक शेष की स्थापना के उपरांत संस्थापक इच्छुक औद्योगिक इकाइयों को स्थान किराए पर उपलब्ध कराएगा। ठीक है। औद्योगिक इकाइयों को 7% छूट दी जाएगी। औद्योगिक इकाइयों को स्थान किराए पर उपलब्ध कराएगा। पूर्णविराम शेष के भीतर सामान उत्पादन का निर्माण करने वाली अथवा सामान सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को भी स्थापित किया जाएगा। पूर्णविराम यह भी संभव है कि एक ही सेज में, जैसे कि मैंने बताया था ना कि एक ही सेज में विभिन्न कंपनियां भी हो सकती हैं, कोई एक कंपनी भी हो सकती है। विभिन्न कंपनी का कहने का मतलब है, फिर से मैं बताता हूँ जूते का एग्जांपल लेके। जैसे कि कोई कंपनी मान लो एडिडास का, इस पूरे सेज में एडिडास का शूज का फर्म लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन और साथ में जूते का भी कंपनी लगे। ये भी हो सकता है, दोनों चीज। यह भी संभव है कि सेज में विभिन्न कारोबार से जुड़ी इकाइयां स्थापित हो सकती हैं। विभिन्न कारोबार से जुड़ी इकाइयां स्थापित हो सकती हैं।
इकाइयाँ स्थापित हो सकती हैं। ठीक है, पूर्व इन इकाइयों को मशीनों एवं उपकरणों साथ ही कच्चे माल की खरीद पर रॉ मटेरियल कोई शुल्क अदा नहीं करना होता है। 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 ठीक है, पूरा जीएसटी कानून 2017 के तहत जीएसटी कानून 2017 के तहत शेष को की गई आपूर्ति शून्य दर पर होती है। मतलब लिख लीजिए तो समझा, शेष को की गई आपूर्ति दर शून्य पर होती है। मतलब कि कोई भी जो भी प्रोडक्ट मंगाएगा, रॉ मटेरियल मंगाएगा, उस पर उसको जीएसटी नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, जीएसटी कानून कब आया, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। कौन से 1 जुलाई 2017 कौन से संविधान संशोधन का? कौन से बताओ? जीएसटी कौन से संविधान संशोधन? अब देखो सब सारे लोग एकदम तेज पलट रहे हैं। कौन सा संविधान संशोधन विधेयक आया था बताइए? उसके बाद लागू किया विधेयक। उसके पहले कब आया, क्या हुआ? वो आया था 115वां, उसमें पास ना हो सका। 122वां संविधान संशोधन आया, जो कानून बना 101वां संविधान संशोधन। अभी तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? 106वां कौन सा बता रहे? 106वां संविधान संशोधन आरबीआई शायद मैंने क्लास में जिक्र किया था, नहीं पता? नारी शक्ति बंधन अधिनियम क्या है सर? इलाज में बताइए अब क्या है, ये भी तो बताना चाहिए। मैंने बताया किया है। उसके तहत क्या प्रावधान किया गया? 106वां 106 एकदम सही। कहाँ पे? राज्यसभा में। कहाँ कौन बोला? कहाँ सही बता रहे? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। विधानसभा और लोकसभा, विधान परिषद और राज्यसभा में यह बातें लागू नहीं। 105वां संविधान संशोधन क्या था? सारे लोग इधर उधर मुंह छिपाने लगते हैं। क्वालिटी पढ़े, क्वालिटी ऐसे टीचर से पढ़े हो जो वर्तमान में आप जान ही रहो किस पोस्ट में हो। पता? अच्छा, आप लोग नहीं पढ़े? हम तो आप अच्छा, इसमें पुराने वाले कितने हैं? अच्छा, आप दोनों पुराने वाले, आप लोग पहले से पढ़े? आप लोग सारे लोग नए हैं? उनसे नहीं पढ़े थे क्या? अच्छे सर पॉलिटिक्स नहीं पढ़े? अच्छा,
अच्छा, 1 महीना छूट गया। हाँ तो कितना क्लास ही रहता है, 1 महीना छोड़ दिए तो आधा तो इससे हो गया 2 लाख। चलो मैं 3-4 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कंफर्ट में पढ़ा हूँ। यूपी स्पेशल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी और करंट अफेयर। मैं करंट अफेयर इतना बेहतरीन पढ़ा दूँ, उसको करंट को रिलेट करके जीएस के पेपरों से। नहीं नमस्ते। चलिए मतलब मैं करंट को जीएस के पेपरों से लिंक करके पढ़ा सकता हूँ कि जो करंट में न्यूज़ रहता है वो जीएस के किस टॉपिक में आएगा। दोनों लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं? चलो देखो, थोड़ा हम इसलिए बात कर लेते हैं, गाँव में क्या लिखते लिखते ना दिमाग का वो होने लगता है, मुझे समझ में आने लगता है। सब साइंस वाले के हाथ थक गए लेकिन संडे रोका नहीं करवा दे। यहाँ जेल हो। चलो आगे लिखो, कहाँ तक पहुँच? जीएसटी कानून। जीएसटी कानून, हाँ ठीक है, यहाँ तक पहुँच। आगे लिखिएगा। घर सुनने पर होती है। फिर आगे लिखिएगा केंद्रीय एवं राज्य, आगे से केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर, केंद्रीय, हाँ उसी में आगे, केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर अनुमति हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस, सिंगल, ये नाम बहुत ही अपने आप में अद्भुत है। सिंगल कितने लोग जानते हैं? ये अपने आप में कह सकते हैं कि स्टेटस है सिंगल है। सिंगल बहुत सारे लोग फेसबुक के अपने प्रोफाइल पे क्या लिखते हैं? सिंगल लिखते हैं, मेरे पे भी है। और तो सिंगल है तो सिंगल नहीं लिखेंगे, कैसा बात है? नहीं हम हैं क्या? मेरे चेहरे को देख के लगता है ऐसा? अच्छा और क्या? जैसे फालतू के चोचले होते हैं, हाँ, एक डोपामाइन रिलीज होता है, कोई मतलब नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम। चलिए लिखिए आगे, कहाँ तक हो चुका? सिंगल विंडो क्लियरेंस होता है। मैं 2 लोगों का सपोर्ट भी करता हूँ। देखिए इसके लिख लो, ये बात तो मैं बताऊँ, जीवन में काम आएगा पता नहीं। देखो मेरे हिसाब से, थोड़ा कोई नहीं ज़्यादा तो वही जाए क्या होता, मेरे हिसाब से रिलेशनशिप वो बेटर होता है जो आपके साथ आपका सहयोग है, ठीक है। रिलेशनशिप वो नहीं बेटर है कि जो आपको आगे जाने से पीछे खींचे। जैसे अगर एलगी जानते हो नहीं, एलगी क्या होता है? जो शैवाल होते हैं वो जो उसके ऊपर होता है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। वो प्रकाश संश्लेषण करता है, फिर वो उससे भोजन बनाता है। अगर कोई है रिलेशनशिप में है और दोनों का सेम डायरेक्शन एक, क्या हो? डायरेक्शन एक हो, ये नहीं कि पता चले नॉर्थ जा रहा है साउथ जा रहा है, तब तो फिर मामला सेट है। अगर दोनों का सेम डायरेक्शन हो, एम सेम हो तो बेटर है, मैं ऐसे को समर्थन करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्थ और साउथ वाली स्थिति हो तो फिर दोनों में पक्का श्योर है कि डूबना ही डूबना, एक को तो डूबना है, दूसरा तो पार हो सकता है। और इस मामले में मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि एक मामले में बहुत ज़्यादा फीमेल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जो ऐसे रिलेशनशिप में रहते हुए और आज सेलेक्टेड प्रॉपर पीसीएस के, और सामने वाले वैसे के वैसे रहते हैं। तो इस मामले में बहुत सारा चीज़ें है। लेकिन अगर आपका, इसमें बहुत सारे आप लोगों ने 12th फेल मूवी देखी, अगर ऐसा कोई है तो भाई सैल्यूट करने वाली बात है, सैल्यूट कि आप पढ़ रहे हैं, सामने वाला भी पढ़ रहा है, आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वो भी कर रहा है, आप उसकी कॉपी चेक कर रहे हैं, वो आपकी कॉपी, शाम को आप बात कर रहे हैं, तो करंट अफेयर पे डिस्कस हो, ना कि घर के पंचायत पे डिस्कस हैं। तो आप
जीवन में अच्छा कर लोगे। हर चीज़ के दोनों एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जीवन में काम आएगा, आप ही लोग पता नहीं कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं, लेकिन ये बातें मेरे हो सकता है जीवन में कभी ऐसा दौर आए तो एक बात जरूर सोचना कि अगर कोई व्यक्ति है और दोनों का लक्ष्य सेम है तो ही आप उसके तरफ जाना, अदरवाइज लक्ष्य सेम नहीं है तो चाहे वो ले डूबे चाहे आप ले डूबे, दोनों में से एक को डूबना है। सर मैं लिख के दे सकता हूँ, ये एक्सपीरियंस बोल रहा है, ठीक है। हाँ तो अब इसके पीछे ये नहीं कि मैं उस दौर में था। चलो देखो, सेल्स कहाँ तक हो चुका? सिंगल विंडो क्लियरेंस का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने ई स्पेशल में पढ़ाया, सिंगल विंडो क्लियरेंस सारे फॉर्मेलिटी, पहले क्या था जब लाइसेंस प्रणाली था भारत में, ठीक है, लाइसेंस के समय भारत में कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने के पीछे आपको बहुत सारी जगह से अप्रूवल लेना पड़ता था। लेकिन बाद में जब सिंगल विंडो क्लियरेंस का कॉन्सेप्ट आया तो आप एक ही जगह आप अप्लाई करें और वहीं से आपको अप्रूवल मिल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? सिंगल विंडो क्लियरेंस। आगे लिखिएगा उसके बाद यहाँ तक की पूर्ण ग्राफ, यहाँ तक की सिंगल विंडो क्लियरेंस, सिंगल विंडो क्लियरेंस यहाँ तक की निर्यात में भी, यहाँ तक की निर्यात में भी, एक मिनट, यहाँ तक की निर्यात के समय, निर्यात में भी, निर्यात के समय भी उन्हें, निर्यात के समय भी उन्हें निर्यात 100%, एक मिनट, निर्यात के समय भी उन्हें निर्यात शुल्क नहीं देना, निर्यात शुल्क नहीं देना होता है, नहीं देना होता है। आगे से लिखिएगा, आगे से पूर्ण। प्रथम 5 वर्षों तक उन्हें 100% निगम कर में छूट मिलती है। प्रथम 5 वर्षों तक उन्हें 100% निगम कर में या निगम कर से छूट मिलती है, छूट मिलती है। अगले 5 वर्षों में उन्हें आधे दर पर अगले 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में आधे दर पर, हाफ रेट, आधे दर पर निगम कर, कारपोरेशन टैक्स, निगम कर देना होता है। इसके बाद के 5 वर्षों में, इसके बाद के 5 वर्षों में, निगम कर सामान्य दर पर लगता है। मतलब 3 पार्ट में डिवाइड है, बात समझिएगा। पहले 5 साल, दूसरा 5 साल और तीसरा 5 साल। मतलब पहले 5 साल में 100% छूट, दूसरे में 50%, दूसरे में 50%। अगले 5 साल में क्या होगा, क्या होता है? अगले 5 साल नॉमिनल देना पड़ता है, यही बोले हैं ना। अगले 5 साल, एक मिनट, इसके बाद के 5 वर्षों में निगम कर सामान्य दर पर लगता है, सामान्य दर पर लगता है, हो गया। परंतु लाभ बेनिफिट, लाभ के उस हिस्से पर उसे पुनः उसी कारोबार में
कारोबार में लगाया गया, कॉमा, लगाया गया, कॉमा, निगम कर आधे दर पर लागू होती, निगम कर आधे दर पर लागू होती। इसमें एक और आगे से लिखिएगा कंडीशन में कुछ, इन इकाइयों को कुछ शर्तों का अनुपालन करना होता है। पैराग्राफ चेंज करके, इन इकाइयों को कुछ शर्तों का अनुपालन करना होता है, इन इकाइयों को कुछ शर्तों का अनुपालन करना होता है। वे जो कुछ भी उत्पादित करेंगे, वे जो कुछ भी उत्पादित करेंगे उसका मात्र निर्यात होगा, उसका मात्र निर्यात होगा। मैंने क्या बताया था कि उनके लिए कंडीशन है कि जो भी उत्पादन करेंगे उसको निर्यात करेंगे, ना कि अपने देश में, बाहरी देश में। जो कुछ भी उत्पादन करेंगे उसका, एक मिनट, कहाँ तक लिख चुके? वे जो कुछ भी उत्पादित करेंगे उसका मात्र निर्यात होगा, उसका मात्र निर्यात होगा। ऊर्जा, वे अपने उत्पादन को, इसको लाइन करिएगा, अंडरलाइन, ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी बना हुआ। वे अपने उत्पादन को घरेलू बाजार में नहीं बेच सकते। अब यूपीएससी में क्वेश्चन बना है तो अपने घरेलू बाजार में बेच सकते, तो क्या होगा? स्टेटमेंट में आया हुआ, वे अपने घरेलू बाजार में नहीं बेच सकते। यही मैंने बताया था ना, इनको कुछ और कंडीशन फॉलो करना रहता है। ऊर्जा, इन्हें 3 वर्षों के भीतर, इन्हें 3 वर्षों के भीतर, इन सब लाइनों को अंडरलाइन करिएगा, मेन लाइन है, इन्हें 3 वर्षों के भीतर निवल रूप से, निवल रूप से 3 वर्षों के भीतर निवल रूप से विदेशी मुद्रा कमाना, इन्हें 3 वर्षों के भीतर निवल रूप से विदेशी मुद्रा कमाना आरंभ करना होगा, अन्यथा, ये पूरा सब अंडरलाइन करिए, अन्यथा इन्हें दिए गए लाभ खत्म कर दिए जाएंगे। इस पूरे लाइन का मतलब क्या होगा? मैंने यही बात समझाया कि जो भी प्रोडक्शन करेंगे, समझना है? मैंने यही बात बताया कि ये सब जो भी प्रोडक्शन करेंगे वो अपने घरेलू मार्केट में परचेज करके या न बेच के उनको बाहर भेजना पड़ेगा, ठीक है। और अपना कार्य शुरू करने के पीछे, मतलब कारोबार शुरू करने से 3 सालों के अंदर अगर वह फॉरेक्स, मतलब विदेशी मुद्रा नहीं अर्जित कर पा रहे हैं, तो जितने टैक्स हैं वो सब सारी सुविधाएं खत्म कर दी जाएंगी और टैक्स भी लगाया जा सकता है। बात हो गया? चलो अब इसका थोड़ा सा वो लिखो, चुनौतियां क्या क्या हैं। चुनौतियां लिख लीजिए। एक मिनट पहले तो लाभ लिखिए इसका, सेज का लाभ ये बताते हैं।
चलिए देखिए चुनौतियाँ क्या है, पहले लिख लीजिएगा, समझ। पहला क्या है चुनौती? भूमि अधिग्रहण करने। समस्या भूमि अधिग्रहण करने, चुनौती। पहला क्या है? भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण मतलब जैसे कोई भी शेष कंपनी लगाने के पहले आपको भूमि क्या करना पड़ता है? खरीदना पड़ता है। और भूमि खरीदने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर कोई ग्रीन एरिया, क्या है? ग्रीन एरिया है, मतलब ग्रीन एरिया कौन सा होता है? जंगल, या फिर जहाँ पे फसल उत्पादन हो सकता है या होता है। अगर आप उस भूमि को लेते हैं तो बहुत सारे एक्टिविस्ट खड़े हो जाएंगे और पहुंच जाएंगे कहाँ? पर्यावरण के लिए पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, या किसमें जाएंगे? मैंने बताया था ग्रीन ट्रिब्यूनल। ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट बताया कि नहीं? बताइए क्या नाम था उसका, कब स्थापना किया गया? याद है किसी को? यूपी स्पेशल में पढ़ाए थे हैं? तो पहली चुनौती, चलो नहीं याद है कोई बात। पहली चुनौती तो है भूमि का अधिग्रहण करना, ठीक है, पहली चुनौती। दूसरी चुनौती क्या है? रोजगार। रोजगार, अब रोजगार में क्या है? जैसे मान लो कोई कंपनी उन्होंने ऐसे जगह लगा दिया जहां उनको रोजगार देना काफी टफ हो गया। काफी टफ इसलिए हो गया, पता चले जंगल के बीच में उनको कहीं जमीन मिला, अब वहां पे ले जाके लोगों को बसाना, उसके बाद उनके ऊपर खर्च करना, ये सब सारी समस्या है कि नहीं? किसी व्यक्ति को मान लो कन्वेंसी चार्ज दे दिया, आप बाहर से या पीलीभीत में जंगल के बीच में कोई कंपनी लगा और आपको लेबर बनाना है, तो आप क्या करेंगे भाई? गाड़ी भेजेंगे, गाड़ी भेजेंगे, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा जो है खर्चा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। ये सब सारी समस्याएं उनके सामने आती हैं, तो समाधान में बस यही का उल्टा कर देना। हमेशा समस्या का समाधान क्या होता है? वही उसका सोल्यूशन है। जो भी ये समस्याएं हैं, सरकार क्या करे? भूमि अधिग्रहण करने के लिए उनको रियायत दे, और प्लस हो सके तो अपने से ही ज़मीन प्रोवाइड कराए। अपने से ज़मीन मतलब प्रोवाइड कराए क्या? कि सरकार ये, अगर मान लीजिए किसी ने आवेदन किया सेज के लिए, किसी ने आवेदन किया सेज बनाने के लिए स्पेशल इकोनॉमी जोन, तो सरकार पहले से ही क्लियर कर ले कि हाँ ये भूमि पे यहाँ पे हम इंडस्ट्री लगवा सकते हैं। तो सरकार अगर पहले से क्लियर है तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगा और मैटर जो है कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। बात समझ में आई? ये सब सारी चुनौतियाँ और समाधान, ठीक। तो ये ग्रीन हो गया। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, जो टॉपिक चल रहा है। टॉपिक कौन सा चल रहा था? हाँ हाँ, एक हो गया। और भी रोजगार लिख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ रोजगार। चलिए, कहाँ तक हो चुका था उसमें कुछ बचा था, उस पॉइंट को पर पूरा कर लीजिए, फिर बताते हैं। पीएम गति शक्ति योजना, कितने लोगों ने इसका नाम सुना? पीएम गति शक्ति योजना, या तो पहले इसको समझ लो। पीएम गति शक्ति योजना पीएम गति शक्ति योजना, ये आधारभूत संरचना में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है। इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक है ये। हाँ वो हो गया, उसमें एक ही टॉपिक तो बचा था। ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाले टॉपिक में आइएगा। हाँ नहीं, इसमें तो बहुत सारे टॉपिक हैं, ये तो कल ही शुरू हुआ अभी। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया था नहीं? क्या बताया था? दो तरीके से। कौन कौन से? एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन से थे? हॉस्पिटल, स्कूल,
स्किल सेंटर, ये सब सारे किसमें थे? उसमें थे। जबकि उसमें कौन सा था? इकोनॉमिक्स में। हाँ, कौन कौन सा? आप बताइए, आप ही बताइए। सड़क, अरे भाई सिंपल सी बात है, सड़क, रेलवे, बिजली, और मैंने एक चीज़ और बताया था कि ये जो क्या होते हैं, आधारभूत संरचना के रीढ़ हो। आधारभूत संरचना किसी भी देश के विकास में रीढ़ का काम करता है। अगर आधारभूत संरचना ना हो तो क्या चीज़ें पॉसिबल हो पाएगा? पॉसिबल हो पाएगा? किसी देश का विकास रुक जाएगा। और मैंने ये भी बताया था, किसी देश में निवेशक तभी निवेश करते हैं जब वहाँ लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सारी सुविधाएं होगी। पता चले वहाँ पे जहाँ वो जिस देश में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और वहाँ पे सड़क है ही नहीं, बिजली है ही नहीं, तो क्या इन्वेस्टमेंट करेगा वो? लॉ एंड ऑर्डर पता चले वो कंपनी लगाया है, बेचारा कमाई कर रहा है, जैसे झारखंड में हुआ था ना, कौन सी मूवी आई थी, पुष्पा, वो बेचारा पैसा कमाया, शाम को आया, सब लूट के लेके भाग के चले गए। और अब वहाँ कोई थिएटर खोलने का हिम्मत लेगा? क्यों लेगा इतना रिस्क? तो ये चीज़ें थी। हमें पढ़ना क्या है? पीएम गति शक्ति योजना। कोई बता सकता है पीएम गति शक्ति योजना? पीएम गति शक्ति योजना ये आया था 13 अक्टूबर 2021 को, और मोदी जी का ये मास्टर प्लान था। मास्टर प्लान, इसमें 7 पिलर थे, 7 पिलर थे, 7 स्तंभ, 7 स्तंभ थे। सड़क, 7 स्तंभ थे, लिख लीजिएगा। सड़क, रेलवे, बंदरगाह, सड़क, रेलवे, बंदरगाह, बंदरगाह, सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, हवाई अड्डे, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, हवाई अड्डे, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, मास, मास मतलब पूरे यूनिवर्स, मास मतलब वो नहीं हुआ, मास, मास ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, कितना हुआ? 1 2 3 4 5, मास ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लॉजिस्टिक और संरचना, 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 मास ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, बताओ जरा। मास ट्रांसपोर्ट, 2 बार रेलवे, 1 बार क्या ये कब आया था? सन 2013 में आया था पीएम गति शक्ति योजना। 2013, सॉरी 2021, 13 अक्टूबर 2021। एक चीज मैं देख रहा था, ये मोदी जी इसके लिए बहुत ज़्यादा
चलो, तो ये सारे 7 पिलर थे। इसमें टोटल कितने थे? 7 पिलर। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि भारत के लॉजिस्टिक कास्ट को कम किया जाए। क्या किया जाए? लॉजिस्टिक कास्ट को कम किया जाए। लॉजिस्टिक कास्ट कैसे कम होगा बताइए। और एक बात मैं बता दूं, अगर अपने देश का लॉजिस्टिक कास्ट कम हो जाए, लॉजिस्टिक कास्ट मतलब समझ में आ रहा है क्या? आयात निर्यात शुल्क या कह सकते हैं जो किराया है। अगर उस किराया जो है जितना हम बाहरी देशों में भेजने पे या मंगाने पे खर्च करते हैं, अगर वह पैसा बचत हो तो वह जीडीपी में बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। जीडीपी में बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। तो भारत जो है इसी के प्रयास में, इसी के लिए ये पीएम गति शक्ति योजना लाया था, मास्टर प्लान। क्या लाया था? पीएम गति शक्ति। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना था? सड़क पे, रेलवे पे और बंदरगाह पे। अब सुनिए कैसे। सड़क से और रेलवे से, बंदरगाह से आप लॉजिस्टिक कास्ट कैसे कम कर सकते हैं? मान लीजिए कोई कंपनी आपके यहाँ लगाएगा, इस पीलीभीत में कोई कंपनी लगा, अगर यहाँ पे सड़क की सुविधा अच्छी है तो सड़क से आप जाएंगे फिर रेलवे स्टेशन, बताओ आपको कम खर्चा लगेगा कि नहीं? जो चीज़ आप आसानी से वहाँ से, कहाँ से, सड़क से रेलवे स्टेशन ले जा सकते हैं, अगर आपको किसी और माध्यम से ले जाना पड़े, जैसे मान लो आपके पास ट्रैक्टर ट्राली या ट्रक आसानी से जा सकता है, पता चले उस चीज़ को आप ठेला से लेके जाओ तो क्या समस्या होगा कि नहीं? दो चीज़ होगा, नहीं समस्या होगा, मोड़ी इलाज में नहीं समस्या होगा। फिर समझ में नहीं है? समझ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ को ठेले से ले जाते हो या कह सकते हैं कि आदमी, श्रम बल, व्यक्ति से ले जाते हो तो उसका कास्ट बढ़ेगा। और मैं एग्जांपल दूँ, जैसे आप रिक्शे का किराया और ई रिक्शे का किराए में अंतर होता है कि नहीं? होता है कि नहीं बताओ? है? रिक्शा वाला कितना लेता है 2 किलोमीटर का? 50 रुपये। ई रिक्शा वाला कितना लेता है? 10 रुपये। 40 रुपये सेव हुआ कि उस 40 रुपये से आप क्या कर सकते हैं? वो 40 रुपये आपके सेविंग अकाउंट में भी जा सकता है। उस 40 रुपये से आप डिमांड भी कर सकते हो, और डिमांड करोगे तो ये डिमांड और सप्लाई का क्या होगा? सर्किल चलेगा। आप लोग का मनोबल थोड़ा डाउन लग रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर मज़ा नहीं आ रहा है? बताओ। आप लोगों को खैर ट्रेन है, 2 बजे ट्रेन है, लेट भी हो रहा है, तो 1:48 हो रहा है, छूट जाएगी। चलो छूटेगा नहीं। तो सड़क, रेलवे परिवहन, मतलब आप सड़क से रेलवे और रेलवे से बंदरगाह तक आसानी से क्या करेंगे? अपने माल ढुलाई कर सकते हैं। आप यहाँ किसी बाहरी देश से अपने देश में मंगा सकते हैं, और जो पैसा यहाँ बचत होगा वह आपके जीडीपी में, इसमें जीडीपी में एक अहम भूमिका निभाएगा। क्या निभाएगा? एक अहम भूमिका निभाएगा इसमें जीडीपी में, जो पैसा बचेगा। और बहुत सारे देश, एक बात ध्यान दीजिए, सुनिए, बहुत सारे देश इसी कास्ट को बचा के अपने देश का प्रोग्रेस करते हैं। जैसे कि चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, जापान हुआ, वहाँ लॉजिस्टिक कास्ट क्या है? बहुत कम है। लेकिन अपने देश में क्या है? लॉजिस्टिक कास्ट ज़्यादा है। इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें बाहर से मंगाना पड़ता है, जैसे पेट्रोल। अब पेट्रोल जब महंगा रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि लॉजिस्टिक कास्ट आपका महंगा जाएगा। और मैंने एक चीज़ बताया था, लिंक करके बताया था कि इन्फ्लेशन का भी कारण पेट्रोल महंगा हो सकता है। बताया कि नहीं? याद हो तब तो? याद तो है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका अगर लॉजिस्टिक कास्ट अगर आप बचा लेते हैं तो उस चीज़ को, उस पैसे को आप कहीं और लगा सकते हैं, स्वास्थ्य में लगा सकते हैं या देश के विकास में लगा सकते हैं। क्या वो दोनों लोग क्या बात कर रहे हैं? क्या मास? हाँ, उद्देश्य बता रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? कि पैसे को बचाना, लॉजिस्टिक कास्ट को बचाना उद्देश्य है। इसके 4-5 लक्ष्य हैं, ठीक है? 4-5 लक्ष्य हैं। इसका 2-3 पॉइंट लिख लीजिए, तब आगे और बताते हैं। 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। पीएम गति शक्ति योजना, यह योजना
यह योजना अग्रलिखित, या कह सकते हैं यह योजना, बस ऐसे लिखिएगा, यह योजना के 7 पिलर है या 7 इंजन है, पिलर नहीं 7 इंजन है, 7 इंजन। इस योजना के 7 इंजन। हाँ लिखे हो तो उसको नहीं लिखना सर। देखो एक बार फिर से मिला लीजिएगा 7 योजना में कौन कौन से हैं। रेलवे, सड़क, बंदरगाह, एक और नहीं लिखे थे, जल मार्ग। हाँ जल मार्ग, जल मार्ग, ठीक है, जल मार्ग। अब हो गया ना जल मार्ग। ठीक है, जल मार्ग, इसके 7 इंजन है तो ये 7 नाम लिख लेना, ठीक है। आगे से लिखिएगा, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, मास्टर प्लान, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान मास्टर प्लान में निम्न बातें कही गई, निम्न बातें कही गई, निम्न बातें कही गई। पहला लिखिए, पहला इसमें लिखिएगा, इसे BIS, इसे BIS AG, BIS AG, इसका फुल फॉर्म बता रहा हूं। BIS AG लिख लो पहले, BIS AG N, BIS AG N, इसका फुल फॉर्म जरूर लिखिए। लिखिए ब्रैकेट में भास्कराचार्य, बी से भास्कराचार्य। भास्कराचार्य कौन थे? भास्कराचार्य कौन थे? लिखिए भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट, बी से भास्कराचार्य, आई से नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन, फॉर स्पेस एप्लीकेशन, फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो फार्मेटिक्स, जियो फार्मेटिक्स ब्रैकेट क्लोज ने डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल के रूप में विकसित किया। ये प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, पीएम गति शक्ति के अंतर्गत कितनी जो है इंजन है, तो ये पूछा हुआ है। और ये शायद 2022 या 23 में ही पीसीएस में क्वेश्चन आया है कि पीएम गति शक्ति योजना कब लागू की गई थी और इसमें टोटल कितने इंजन हैं। ठीक है, हो गया। विकसित किया गया ऐसा भौगोलिक सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म का उपयोग करके, ऐसा भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS
प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके किया जाता है। किया जाता है। अब ये पॉइंट से लिखिएगा, किया जाता है। अगले पॉइंट से, इसे ओपन सोर्स तकनीक, इसे ओपन सोर्स तकनीक के आधार पर बनाया गया है। इसे ओपन तकनीक के आधार पर बनाया गया है और भारत सरकार के क्लाउड मतलब बादल, क्लाउड मेघराज पर होस्ट किया गया, मेघराज पर होस्ट किया गया। यह इसरो सैटेलाइट इमरजेंसी नहीं, इमेजरी लिख लो, इमेजरी और सर्वे ऑफ इंडिया, बेस मैप को एकीकृत किया गया। अब इसके लक्ष्य क्या है, देखिएगा, एकीकृत किया गया, इसके लक्ष्य क्या है? इसके लक्ष्य क्या बताइए? टाइम हो गया और टॉपिक तो कंप्लीट हो रहा है। अभी काम का टाइम, अभी कितना है? 3 मिनट। अरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं बन गया। टॉपिक कंप्लीट हो जाने छोड़ दो। लक्ष्य इसके लिख लीजिए, राजमार्ग की लंबाई को बढ़ाकर, हाँ लक्ष्य, ये पीएम गति शक्ति का लक्ष्य क्या है? राजमार्ग की लंबाई को बढ़ाकर 2 लाख, राजमार्ग की लंबाई को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर से अधिक करना। दूसरा, हाँ अधिक करना, 2 लाख से ज़्यादा करना। अगला, वित्त वर्ष 2025 तक रेलवे की, वित्त वर्ष 2025 तक रेलवे की माल ढुलाई क्षमता को, और एक बात बता दें, नोट्स उसी को मिलेगा जो कल लास्ट क्लास तक रहेगा। हाँ नहीं तो नोट्स नहीं मिलेगा, ये कंडीशन है। कल नहीं आने में मतलब आए नहीं, चेहरे से लग रहा है सदमे में पहुंच गया। सभी पढ़ाते हैं ना, चलिए लिख लो, लक्ष्य लिख लो। वित्त वर्ष 2025 तक रेलवे की माल ढुलाई क्षमता को बढ़ाकर 16 टन तक पहुंचाना है। माल ढुलाई क्षमता को बढ़ाकर 1600 टन तक पहुंचाना है। अगला, 4,52,220, 4,52,220, 4,52,000, 1 मिनट, 4,52,000 नहीं, 4,54,000,
4,54,200, 220 में सिर्फ 200, 4,54,200, 4,54,200 सर्किट केमी केएम। सर्किट मतलब वही विद्युत वाला जो जाता है पोल। सर्किट केमी ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से, पावर ग्रिड के पहुंच का विस्तार करना, पावर ग्रिड की पहुंच का विस्तार करना, माध्यम से पावर ग्रिड के पहुंच का विस्तार करना, वित्त वर्ष 2024-25 तक नवीकरणीय क्षमता को मतलब सौर एनर्जी से नवीकरणीय क्षमता को वित्त वर्ष 25 तक नवीकरणीय क्षमता को बढ़ाकर 225 मेगावाट 225 मेगावाट करना है। अगला लगभग 17,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइनों का निर्माण कार्य पूरा करना है। गैस पाइपलाइनों का निर्माण कार्य पूरा करना है। ठीक, निर्माण कार्य ठीक है, निर्माण कार्य करना है। ठीक है, आगे कल इसके बाद कल ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 टॉपिक, ठीक है। आधारभूत अवसंरचना, इसमें क्या है, एक हमें पढ़ाना है, आप लोग पढ़े होंगे क्या, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का शुरू किया है, और एक संपत्तियों का मुद्रीकरण पढ़ाना है, जिससे सरकार का ये बहुत फोकस है। 6 लाख, लगभग 6 लाख करोड़ की संपत्ति, मतलब पैसा कमाने का विचार है सरकार का, संपत्तियों का मुद्रीकरण। और स्मार्ट सिटी क्या है, स्मार्ट सिटी कब शुरू किया गया था, कौन बता सकता है? बताइए, आप ही दोनों पूछें, बताओ स्मार्ट सिटी कब शुरू किया? पढ़ाया तो भाई यूपी स्पेशल में पढ़ाया था, याद होना चाहिए। और एक बात और बता दें, वीडियो बंद करो।